प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के एक महान राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की दार्शनिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। यानी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर, उनके माता पिता, उनके गुरुजनों, भारत के विद्वानों, क्रांतिकारियों, भिन्न विदेशी विद्वानों, नेताओं, क्रांतिकारियों, भारतीय और विदेशी विद्वानों की रचनाओं का कितना प्रभाव पड़ा, उनके व्यक्तित्व में कितना निखार आया, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर हमें किन किन विद्वानों की साफ झलक दिखाई देती है। सुभाष चंद्र बोस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके राजनीतिक गुरु C.R. दास का पड़ा। C.R. दास को उन्होंने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया और जब जब उनके जीवन में मानसिक द्वंद्व की स्थिति आई तो उन्होंने अपने गुरु से सलाह मांगी। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास कर लेने के उपरांत उनमें मानसिक द्वंद्व पैदा हो गया कि वे नौकरी करें या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी, जबकि C.R. दास ने ब्रिटिश दासता को उखाड़ने के लिए नौकरी त्यागने की सलाह दी। अंत में सुभाष ने देश हित में नौकरी त्यागने का निर्णय लिया और देश की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। अपने गुरु के निर्देशों पर ही वे आजीवन देश की सेवा में सक्रिय रहे। उन्होंने भौतिक जीवन की सारी सुख सुविधाएं त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए कांटों से भरा हुआ मार्ग चुना और वो इसमें पूरी तरह से सफल रही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी संघर्षशील भूमिका पर उनके गुरु चित्तरंजन दास का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। सिविल सर्विस और आज़ादी के लिए संघर्ष, दोनों में से सिविल सर्विस को नकारने और आज़ादी की राह को चुनने में उनके गुरु C.R. दास का ही प्रभाव रहा था, जिससे वो अपने जीवन के आखिरी क्षण तक देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। सुभाष चंद्र बोस पर उनके गुरु के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद के चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से भी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी प्रभावित थे। उनकी स्वामी विवेकानंद के भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता संबंधी विचारों से गहरी अनुभूति थी। वे स्वामी विवेकानंद के इस दर्शन से प्रभावित थे कि भारत अतीत में विश्व गुरु रहा है और भविष्य में भी वह विश्व का आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। अगर भारत को ब्रिटिश दासता से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए तो वह पूरी दुनिया में अपनी सभ्यता का फैलाव कर सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद की राष्ट्रीय मान्यता से प्रभावित होकर ही भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से ही प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलाने से पहले भारत को स्वतंत्र करने की ठानी कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा विश्व स्तर पर उसकी पहचान हम विश्व को दिखाई नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले भारत के लोगों को भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करना जरूरी है। भारत की स्वतंत्रता संबंधी ये विचार उन्होंने स्वामी विवेकानंद से ग्रहण किया। सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर महान राष्ट्रवादी चिंतक अरविंद घोष के व्यक्तित्व की भी हमें स्पष्ट झलक दिखाई देती है। अरविंद घोष राष्ट्रवादी आंदोलन के एक उग्र विचारक थे। अरविंद घोष भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय इतिहास के प्रमुखतम व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक धर्म माना जिसे धारण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना। सुभाष चंद्र बोस ने भी अरविंद घोष के इस विचार से कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए, अपने जीवन में ग्रहण किया। सुभाष चंद्र बोस अरविंद घोष के पूर्ण स्वराज के विचार से भी काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष में अरविंद घोष के दर्शन से भी प्रेरणा ग्रहण की। सुभाष चंद्र के
राष्ट्रवादी विचारों पर अरविंद घोष के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप हमें दिखाई देती है। सुभाष चंद्र बोस पर रशियन क्रांतिकारी नेता व्लादिमीर लेनिन के व्यक्तित्व का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। लेनिन रूस के एक साम्यवादी नेता थे। लेनिन का क्रांति, साम्यवाद, संगठन के निर्माण और कार्य प्रणाली से संबंधित विचार सुभाष चंद्र बोस के मनोविज्ञान पर उनका गहरा प्रभाव रहा। लेनिन की तरह सुभाष चंद्र बोस ने भी कई संगठनों का निर्माण किया और उनका सफल नेतृत्व भी किया। सुभाष ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों का भी निर्माण किया और दलों के माध्यम से देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के आंदोलन को और अधिक तीव्र व व्यापक किया। सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष पर रूसी साम्यवादी एवं उग्र राष्ट्रवादी नेता लेनिन के विचारों का हमें गहरा प्रभाव दिखाई देता है। लेनिन की तरह ही सुभाष चंद्र बोस भी अपने संगठन के वैनगार्ड बने रहे, आगे चलकर लोगों को प्रेरित करते रहे स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए। सुभाष चंद्र बोस पर इटली के शासक फासीवादी नेता मुसोलिनी के दर्शन का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। मुसोलिनी सर्वाधिकारवादी राज्य व्यवस्था के समर्थक थे। वे राज्य को ही सब कुछ मानते थे, इसलिए राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे। सुभाष चंद्र बोस भी मुसोलिनी की तरह राज्य को सर्वोच्च मानते थे और साथ में वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। इसलिए आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के बाद वह सेना नायक स्वयं बने, देश के प्रधानमंत्री स्वयं बने। मुसोलिनी की तरह सुभाष चंद्र बोस भी देश के समग्र विकास के लिए सैन्य शासन की वकालत करते थे। अपनी अंतरिम सरकार में उन्होंने स्वयं देश के सर्वोच्च सेना नायक के साथ साथ प्रधानमंत्री का पद भी अपने पास रखा। आज़ाद हिंद फौज की सरकार के गठन के दौरान जिस तरह से उन्होंने पदों का बंटवारा किया, उसमें हमें मुसोलिनी के दर्शन की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। सुभाष चंद्र बोस को तुर्की के राष्ट्रवादी नेता कमाल पाशा के दर्शन का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। कमाल पाशा ने अपने प्रयासों से तुर्की को एक पिछड़े राष्ट्र से आधुनिक राष्ट्र में बदल दिया। कमाल पाशा ने राष्ट्रहित में तटस्थता की नीति अपनाई। सुभाष चंद्र बोस भी कमाल पाशा की तरह अपने विवेक का प्रयोग करके ब्रिटिश भारत को आधुनिक स्वतंत्र भारत बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस कमाल पाशा की तटस्थता की नीति से काफ़ी प्रभावित हुई। सुभाष चंद्र बोस ने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक देशों के नेताओं से संपर्क स्थापित किया और साथ ही यह भी ध्यान में रखा कि कई इंग्लैंड के भारत छोड़ने पर सहयोगी राष्ट्र भारत पर नियंत्रण न स्थापित कर लें। इसलिए जब भी जापान की सेना का सहयोग लिया तो भारत ने कहा कि अगुवाई जो है वो ब्रिटिश सेना के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज करेगी, जापान की सेना आज़ाद हिंद फौज को पीछे से सहयोग करेगी। तो इस तरह का उनका सैन्य निर्णय एक प्रकार से कमाल पाशा के दर्शन से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। सुभाष चंद्र बोस पर जर्मन शासक हिटलर के व्यक्तित्व की भी छाप हमें दिखाई देती है। सुभाष चंद्र बोस हिटलर के विचारों से काफ़ी प्रभावित है। हिटलर का सैन्य संगठन, शत्रुओं की क्षमता को भांपना, शत्रुओं को कमज़ोर करने की रणनीति इत्यादि विचारों का सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिस तरह की रणनीति जर्मन शासक हिटलर ने अपने शत्रुओं के साथ की थी, वैसी ही रणनीति सुभाष चंद्र बोस ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से ब्रिटिश भारत की सेना के विरुद्ध की। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से भारत बंदियों को मुक्त करने और भारतीय संगठन में शामिल होने की अनुमति मांगी। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम व संघर्षशील प्रवृत्ति को देखते हुए उनकी मांगें स्वीकार की। सुभाष चंद्र बोस की वीरता, आत्मविश्वास और अथाह संघर्ष को देखते हुए हिटलर ने उन्हें फ्राइज इंडियन फूरर कहा।
जर्मन भाषा में, जिसका मतलब होता है आज़ाद हिंद का नेता कह करके संबोधित किया। तो एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस का जो उग्र राष्ट्रवादी व्यक्तित्व है, जीत के प्रति जो जज्बा है, उस पर हिटलर के दर्शन की स्पष्ट झलक हमें दिखाई देती है। सुभाष चंद्र बोस पर कार्ल मार्क्स के व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ा। वो कार्ल मार्क्स के दर्शन से काफ़ी प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स की तरह सुभाष का ही मानना था कि भारत को विदेशी दासता से मुक्ति के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना एक उचित विकल्प है। हम केवल शांति के द्वारा भारत को आज़ादी नहीं दिला सकते। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष किया। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा भी हिंसा की धारणा पर आधारित था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कार्ल मार्क्स की तरह भारत में वर्ग संघर्ष की धारणा की आलोचना करते थे। वे कार्ल मार्क्स की तरह भारत में पूंजीपति वर्ग पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का भी समर्थन नहीं करते थे। लेकिन कार्ल मार्क्स की तरह अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संवैधानिक साधनों की जगह असंवैधानिक साधनों के समर्थन, उसमें विश्वास पर हमें कार्ल मार्क्स के विचारों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। सुभाष चंद्र बोस पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का भी प्रभाव दिखाई देता है। सुभाष चंद्र बोस के प्रारंभिक जीवन पर महात्मा गांधी के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन धीरे धीरे महात्मा गांधी उदारवादी शांतिवादी बने रहे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है पूरी तरह से क्रांतिकारी हो गए, पूरी तरह से फांसीवादी साम्यवादी बन गए। महात्मा गांधी के विशाल व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन जब चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में हिंसक घटना होने से महात्मा गांधी ने अचानक अपना आंदोलन वापस ले लिया, तो सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से आक्रोशित हो गए और महात्मा गांधी के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस जितने भी देश के क्रांतिकारी नेता आम जनता थे, वो सारे ही महात्मा गांधी के इस तरह के आश्चर्यजनक निर्णय से पूरी तरह से असंतुष्ट थे कि जब देश पूरी तरह से आज़ादी के लिए तैयार था, एकदम से पीक पर था मूवमेंट, उसको अचानक रोकना देश हित में नहीं है। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के प्रेम व स्वतंत्रता संघर्ष से तो प्रभावित थे, लेकिन सत्य, अहिंसा और निष्क्रिय प्रतिरोध के कड़े आलोचक थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आज़ादी जो है प्रार्थना पत्र देने से, ज्ञापन देने से, शांति प्रिय साधनों से नहीं मिल सकती। आज़ादी के लिए खून बहाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, हिंसक आंदोलन करना पड़ेगा। आज़ादी जो है वो बलिदान मांगती है, जब तक बलिदान नहीं देंगे तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस पर गीता के कर्म सिद्धांत का भी प्रभाव पड़ा। उनकी माताजी एक धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी और उनकी माताजी द्वारा सुनाई गई गीता की बातों का सुभाष चंद्र बोस पर गहरा प्रभाव पड़ा। गीता में कहा गया कि मनुष्यों को कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस ने आजीवन संघर्ष करते रहे, अपने जीवन के आखिरी क्षण तक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। देश की स्वतंत्रता का उन्होंने कभी परवाह नहीं की, अपनी जान की कभी परवाह नहीं की। उनका संघर्ष हमेशा निष्काम जारी रहा और सुभाष चंद्र बोस ने इसी सिद्धांत को अपने जीवन दर्शन में अपनाया। उन्होंने कभी फल की चिंता नहीं की, बल्कि आजीवन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस पर समाजवादी विचारों का भी प्रभाव पड़ा। वो समाजवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण स्थापित करके अमीर व गरीब के बीच आर्थिक असमानता कम करना चाहते थे। सुभाष मानते थे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद समाजवादी शासन प्रणाली होनी चाहिए। वह भारत में मजदूरों, श्रमिकों, किसानों, खेती हर मजदूरों की दयनीय आर्थिक स्थिति से काफ़ी द्रवित थे। उनका मानना था कि भारत में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, निरक्षरता को समाजवादी शासन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए लोगों का आह्वान किया।
तो सुभाष चंद्र बोस की दार्शनिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ ये वीडियो लेक्चर था कि सुभाष चंद्र का जो विशाल व्यक्तित्व था, अद्भुत व्यक्तित्व था, उस पर किन किन दार्शनिकों का, विद्वानों का, किन राजनीतिक चिंतकों का, राजनीतिक नेताओं का, दार्शनिकों की रचनाओं का प्रभाव पड़ा। तो सुभाष चंद्र बोस की दार्शनिक पृष्ठभूमि से जुड़ा आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।